आप सभी को हिंदी क्लब में एक बार पुनः स्वागत है। क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 जिसका विषय है सिविक्स और चैप्टर नंबर 1 का शीर्षक है समानता। समानता के बारे में हम विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। समानता का मतलब होता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत इस लोकतांत्रिक देश में भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि सभी को कानून के दृष्टिकोण में और सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया जाए। लेकिन क्या हकीकत में हमारे भारतीय संविधान में जो लिखा हुआ है समानता सबके लिए होनी चाहिए, सभी के साथ बराबर व्यवहार होना चाहिए, जाति वंश लीग धर्म जाति या अन्य प्रकार से किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्या हमारे देश के लोगों को समानता का अधिकार मिल पाया? आज हम इसी विषय पर विशेष रूप से हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन पहला, संविधान में उल्लेखित समानता के अधिकार के अनुसार कानून सभी के लिए समान है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति यानी देश के राष्ट्रपति से लेकर कामगारों नौकरों तक सभी को समान कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म जाति वंश जन्म स्थान और लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो सही है और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एक और दो सही है। प्रश्न संख्या 2 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सत्य है। एक, स्कूल में दोपहर का भोजन देने की योजना सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य में प्रारंभ की गई थी। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने अपने राज्य के स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश जारी किए। तो ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो सही है और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केवल दो सही है। यानी कि 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि अपने अपने राज्य के स्कूलों में 6 महीने के भीतर ये मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करें। इसलिए ऑप्शन बी केवल दो सही है। प्रश्न संख्या 3, स्कूल में दोपहर का भोजन देने की योजना सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो मध्याह्न भोजन यानी स्कूल में दोपहर का भोजन देने की योजना सर्वप्रथम ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सत्य है। पहला, रोजा पार्क्स की विद्रोही प्रतिक्रिया से अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से जाना गया। 2, अमेरिका के 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया एवं अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों के लिए सभी स्कूलों के दरवाजे भी खोल दिए गए।
तो ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो सही है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा एक और दो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। सिविल राइट्स मूवमेंट की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? तो ऑप्शन ए में रोजा पार्क्स, ऑप्शन बी में अफ्रीकी, ऑप्शन सी में विलियम पार्क्स और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए में रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी जिसने लोगों के बीच में असमानता का भेदभाव था, नस्ल भेद था, उसको दूर करने में अहम रोल अदा की थी। प्रश्न संख्या 6। अमेरिका में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कब हुआ? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1992। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1964। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया गया और उसके आधार पर नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया गया। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1964। प्रश्न संख्या 7। भारत के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध हुआ? ऑप्शन ए अधिनियम अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम कब स्वीकृत किया था? ऑप्शन ए 1994, 1994, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1993 और ऑप्शन डी 1992। तो इसका सही उत्तर होगा 1995। भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम 1995 में स्वीकृत किया था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 या 9। दलित शब्द का क्या मतलब है? ऑप्शन ए दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ऑप्शन बी दलित का अर्थ है कुचला हुआ या टूटा हुआ। ऑप्शन सी इस शब्द का इस्तेमाल करके यह संकेत करते हैं कि पहले की तरह आज भी बहुत भेदभाव किया जाता है। ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। दलित शब्द का इस्तेमाल निचली कही जाने वाली जाति अपने लिए कर संबोधित करने के लिए करते हैं, क्योंकि दलित शब्द से उनका कहना है कि दलित शब्द कहने से ही यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं हमें सदियों से दबाया गया है, कुचला गया है, इसलिए वो दलित शब्द का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। प्रश्न संख्या 10। जूठन पुस्तक किसकी रचना है और इसमें क्या कहा गया है? ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी इसमें उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभवों को प्रस्तुत किया है, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि ये दलित जाति के लड़का था जिसने जूठन पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक में अपने बचपन में उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था, जो जाति के आधार पर उसके साथ जो व्यवहार किया गया था, उसके बारे में उन्होंने काफी विस्तृत चर्चा की है। बात ऐसी थी कि जब वह विद्यालय में बचपन में पढ़ रहा था तो उसके साथ जातिगत भेदभाव के आधार पर
पूरे स्कूल और प्रांगण को या मैदान को झाड़ू से बहारने के लिए और साफ करने के लिए कहा गया था, जो उसके जातिगत भेदभाव का एक प्रतीक है। इसलिए उसने जूठन पुस्तक में इस बात की विस्तृत चर्चा की है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दोनों। नेक्स्ट प्रश्न 11, लोगों के साथ असमानता का व्यवहार क्यों होता है? ए, जाति लिंग, बी, ऊंच नीच, सी, धर्म, और डी, सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, सभी। लोगों के साथ असमानता का व्यवहार जाति लिंग के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, धर्म के आधार पर होता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी, सभी, सही है। प्रश्न संख्या 12, संसद क्या है? ए, लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। ऑप्शन बी, हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। ऑप्शन सी, दोनों। ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों। लोकतंत्र का आधार स्तंभ हमारा संसद है, ठीक है, और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा ही प्रतिनिधित्व पाते हैं। चूंकि हम निर्वाचित प्रतिनिधियों को संसद में भेजते हैं और वह निर्वाचित प्रतिनिधि हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी बातों को संसद में उठाते हैं और हमारे हित की बातें वो करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन सी, दोनों, सही होगा। प्रश्न संख्या 13, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए, कानून के दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। ऑप्शन बी, धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। ऑप्शन डी, और अस्पृश्यता की उन्मूलन कर दिया गया है, यानी कि छुआछूत की जो बातें हैं वो समाप्त कर दिया गया है। और ऑप्शन ई, सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, सभी, क्योंकि समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिसके आधार पर लोगों को कानून के दृष्टि में हर व्यक्ति को समान माना जाएगा। धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और स्त्री पुरुष जो होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों, तालाबों, कुओं, होटलों या मंदिरों में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की बातें जो है वो खत्म कर दिया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन ई, सभी, सही है। प्रश्न संख्या 14, शासन ने संविधान द्वारा मान्य समानता के अधिकार को कितने तरह से लागू किया है? यानी सरकार ने संविधान द्वारा जो समानता का अधिकार दिया गया है उसको कितने तरह से लागू किया गया है? तो ऑप्शन ए, दो तरह से। ऑप्शन बी, पहला, कानून के द्वारा सरकार इसको लागू करने का प्रयास करती है। और ऑप्शन सी, दूसरा, सरकार की योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, उनमें बहुत तरह की योजनाएं हैं, शिक्षा संबंधी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह की योजनाएं चला करके उन समानता के अधिकार को लागू करने का काम सरकार करती है। ऑप्शन डी, सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी। प्रश्न संख्या 15, सरकार द्वारा समानता के अधिकार दिलाने के लिए कौन कौन सा कार्यक्रम या योजना चलाई है? तो इसका ऑप्शन ए होगा मध्याह्न भोजन। ऑप्शन बी, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन सी, यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। ऑप्शन डी, 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को, राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। ऑप्शन ई, इस योजना से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है। ऑप्शन एफ, इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिली है। और ऑप्शन जी, सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन जी, सभी। यानी जितने सरकार जो है समानता के अधिकार दिलाने के लिए ये सारी योजनाएं चलाई हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जी, सभी, सही होगा।
प्रश्न संख्या 16, नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट क्या है? ऑप्शन ए, अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता के विरुद्ध आंदोलन है। ऑप्शन बी, 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के द्वारा नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया है। ऑप्शन सी, दोनों। और ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों। नागरिक अधिकार आंदोलन 1950 के अंतिम दशकों में शुरू किया गया था और 1964 में जाकर के ये अधिनियम बना और इस अधिनियम के द्वारा अमेरिका में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को बंद कर दिया गया, निषेध कर दिया गया। यानी सभी को अब समानता का अधिकार के अंतर्गत माना गया, सभी को समान अधिकार दिया गया। प्रश्न संख्या 17, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में क्या क्या प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद निषेध। ऑप्शन बी, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। ऑप्शन सी, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश के लिए कोई भी रोक नहीं सकेगा। ऑप्शन डी, सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में मूल रूप से धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का भेदभाव करने से मनाही की गई, निषेध किया गया। तो इस प्रकार क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 जिसका शीर्षक था समानता का प्रश्न समाप्त हुआ और चैप्टर नंबर 2 जिसका शीर्षक है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, इस पर हम विचार करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे, सरकार उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास, बिजली इत्यादि उपलब्ध कराने के माध्यम से सरकार मदद कर सके। आज हम इस अध्याय में, इस चैप्टर में स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1, स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, यही कारण है कि स्वास्थ्य सुविधाएं सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन 2, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति न होने के कारण जल जनित संक्रमित बीमारियों से लोग अधिक पीड़ित हैं। तो इसका ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल 1, क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का एक भाग है और यह अधिकार सरकार की जिम्मेवारी है कि सभी लोगों को उचित स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराए और जीवन के जीने से संबंधित अधिकारों में स्वास्थ्य सुविधाएं या स्वास्थ्य अधिकार भी शामिल है। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। ये ऑप्शन ए असत्य है। प्रश्न संख्या 2, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1, भारत में दुनिया के सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन 2, भारत विश्व का दवाई निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। तो ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों सही है और ऑप्शन डी
कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा चिकित्सा महाविद्यालय है और यहाँ प्रति वर्ष सबसे ज़्यादा डॉक्टर तैयार किए जाते हैं और भारत विश्व का दवाई निर्माण करने के क्षेत्र में वो चौथा स्थान पर है। इसलिए ऑप्शन सी, दोनों सही है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1, हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। ऑप्शन 2, सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने में नहीं कर सकती। तो ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी सभी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। क्योंकि हमारे संविधान में यह लिखित है कि सरकार की जिम्मेवारी है कि लोगों की स्वास्थ्य की सुविधाओं को अच्छी तरह से प्रदान करे और उसका प्राथमिक कर्तव्य भी है। और सरकार जो भी धन कर से धन प्राप्त करती है उसका इस्तेमाल सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने में करती है। इसलिए ऑप्शन ए सही है, केवल एक सही है। प्रश्न संख्या 4, भारत में कितने लोग प्रति वर्ष तपेदिक यानी टीबी से मरते हैं? ऑप्शन ए करीब 3 लाख, ऑप्शन बी करीब 5 लाख, ऑप्शन सी करीब 10 लाख। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, करीब 5 लाख। भारत में प्रति वर्ष लगभग 5 लाख लोग तपेदिक यानी टीबी से मरते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 5, संचारणीय बीमारियां किसके द्वारा होती हैं? ऑप्शन ए पानी के द्वारा, ऑप्शन बी वायु के द्वारा, ऑप्शन सी छूने से, ऑप्शन डी इंजेक्शन से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पानी से। यानी कि संचारणीय बीमारियां पानी के कारण होता है और यह बीमारी संक्रमित होता है, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में वह प्रवेश कर जाता है, संचारित हो जाता है, इसलिए इसको संचारणीय बीमारी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब हम अगला प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 6, संसार में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित कौन सा कथन है? ऑप्शन ए, भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है, ऑप्शन बी, भारत में हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर तैयार हो जाते हैं, ऑप्शन सी, सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे, 1991 में 1991 में 11,174 अस्पताल और सन 2000 में यह संख्या बढ़ के 18,218 हो गई। ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी, क्योंकि उपरोक्त जितने भी कथन दिए हुए हैं वो सभी सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 7, संसार में सबसे ज्यादा चिकित्सा पर्यटक भारत में ही आते हैं, उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, भारत में कम कीमत पर उचित चिकित्सा सेवा उपलब्ध है, ऑप्शन बी, भारत विश्व का दवाइयां निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है, ऑप्शन सी, भारत से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है, और ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी, क्योंकि संसार में सबसे ज़्यादा चिकित्सक पर्यटक भारत में ही आते हैं, क्योंकि भारत में कम कीमत पर उचित चिकित्सा सेवा उपलब्ध है, इसलिए भारत की तरफ वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं। भारत में दवाइयाँ भी निर्मित की जाती है और इसमें विश्व में उसका चौथा स्थान है और भारत से बहुत भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 8, हाकिम शेख से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1,
वह पश्चिम बंग समिति के सदस्य थे। ऑप्शन 2, 1992 में 1992 में चलती ट्रेन से गिर गए, उन्हें गंभीर चोटें आईं। ऑप्शन 3, सरकारी अस्पताल में आवश्यक सुविधा एवं डॉक्टर के अभाव में उनका इलाज नहीं हो पाया। तो ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन 2 केवल 2 सही है, ऑप्शन 3 1, 2 और 3 यानी सभी सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी में 1, 2, 3 यानी कि सभी ऑप्शन सही हैं। तो इस प्रकार ये इसका ऑप्शन सी सही हुआ। प्रश्न संख्या 9, स्वास्थ्य सेवाओं को कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं? ऑप्शन ए, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, बी दूसरा निजी स्वास्थ्य सेवाएं, सी दोनों और डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को 2 वर्गों में हम बांट सकते हैं। एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं होती है और दूसरा निजी स्वास्थ्य सेवाएं होती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन बिहार सरकार या भारत सरकार करती है और निजी स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन ये कोई आम व्यक्ति या कोई भी अपना निजी व्यक्ति के द्वारा होता है। इसलिए ऑप्शन सी दोनों सही होगा। प्रश्न संख्या 10, सरकार कर से प्राप्त धन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करती है? ऑप्शन ए प्रतिरक्षा, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा सभी। सरकार जो हमसे कर लेती है और जो कर प्राप्त करती है उसका इस्तेमाल प्रतिरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में और भी अनेक क्षेत्रों में करती है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हुआ। इस प्रकार क्लास 7 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका शीर्षक था स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका समाप्त हुए और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 दोनों एक साथ लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में जिसका शीर्षक है राज्य शासन कैसे काम करता है, यानी कि राज्यों में विधायकों का चुनाव कैसे होता है या विधानसभा का कार्य प्रणाली क्या होता है, विधायक किसे कहते हैं, सरकार किसे कहते हैं, इन सब सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1, राज्यों में विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन 2, भारत के प्रत्येक राज्य में विधानसभा है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों सही है और ऑप्शन डी कोई नहीं सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों सही है, क्योंकि विधायक जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व भी करता है। जनता अपने मतदान के द्वारा विधायकों का चुनाव करती है, निर्वाचन करती है और जनता के प्रति विधायक अपने उत्तरदायित्व को निभाते हैं और भारत में प्रत्येक राज्य में विधानसभा है। ये दोनों ऑप्शन सही, इसलिए ऑप्शन सी दोनों सही होगा। प्रश्न संख्या 2, हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, वह किसका सदस्य बनता है? ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विधानसभा, क्योंकि हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, वह विधानसभा का ही सदस्य होता है। प्रश्न संख्या 3, निर्वाचन क्षेत्र का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए एक राज्य से, ऑप्शन बी एक शहर से, ऑप्शन सी एक निश्चित निर्वाचन क्षेत्र से। तो इसका सही उत्तर होगा एक निश्चित निर्वाचन क्षेत्र से। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कि विधानसभा के अंतर्गत एक निश्चित निर्वाचन क्षेत्र से, जहां जनता अपने वयस्क मताधिकार का पालन करती है और उसके द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। इसलिए इसका ऑप्शन सही सी सही होगा, एक निश्चित क्षेत्र। प्रश्न संख्या 4, बीमारी के दौरान
आवश्यक दवाइयाँ खरीदने तथा खर्चों के भुगतान करने के लिए कितने प्रतिशत लोग पैसे उधार लेते हैं? ऑप्शन ए 20% लोग दवाइयाँ खरीदने में सक्षम हैं। ऑप्शन बी 40% लोग खर्चों के भुगतान के लिए पैसे उधार लेते हैं। सी दोनों और डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन सी दोनों, क्योंकि बीमारी के दौरान 20% लोग ही दवाइयाँ खरीदने में सक्षम हैं और बीमारी के दौरान 40% लोग खर्चों के भुगतान के लिए दूसरों से पैसा उधार लेते हैं, इसलिए ऑप्शन सी दोनों सही होगा। प्रश्न संख्या 5, केरल राज्य 1996 में कौन कौन से क्षेत्र में सुधार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केरल राज्य अपनी बजट का पूरे 40% पंचायतों को यानी ग्राम पंचायतों को दे देती है। ऑप्शन बी इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था होती है। ऑप्शन सी सभी जन वितरण स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया जाता है। ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। प्रश्न संख्या 6, विश्व में सबसे स्वस्थ देश से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए विश्व के सबसे स्वस्थ देश दक्षिण अमेरिकी देश कोस्टारिका है। ऑप्शन बी कोस्टारिका देश सेना पर धन खर्च नहीं करके देश की मूलभूत सेवाएं और सुविधाओं पर खर्च करती है। ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों, क्योंकि कोस्टारिका देश दक्षिण अमेरिकी देश है जो सबसे विश्व में स्वस्थ देश के नाम से जाना जाता है और यहाँ अपने सेना पर खर्च नहीं करके लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जितनी भी मूलभूत ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर खर्च करती है, इसलिए यह विश्व का सबसे स्वस्थ देश के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी दोनों सही होगा। प्रश्न संख्या 7, विधायक बनने से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं। ऑप्शन बी विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन सी दोनों। ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों, क्योंकि विधानसभा के सदस्य को ही विधायक कहते हैं और विधायक जो है जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि जनता अपने निर्वाचन के द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन मताधिकार के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए ऑप्शन सी दोनों सही होगा। प्रश्न संख्या 8, सरकार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। ऑप्शन बी इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन सी कार्यपालिका ही सरकार है। ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी, क्योंकि सरकार शब्द से शासन के विभिन्न भागों के मंत्रियों से भी होता है जो उनके प्रभारी होते हैं और उन सभी मंत्रिमंडल का मुखिया वो मुख्यमंत्री होता है, यानी कार्यपालिका ही क्या है? सरकार है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 9, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 68 68, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 50। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 68। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायकों की सदस्य संख्या 68 यानी 68 है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 10, विधायिका से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। ऑप्शन बी विधायिका सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देता है। ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों,
क्योंकि विधायिका जो है विधानसभा में एकत्रित जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं उन सभी को मिला करके उसको विधायिका कहते हैं। विधायिका का काम है कानून बनाना और वह कानून को लागू करने के लिए कार्यपालिका को निर्देश देती है। कार्यपालिका कानून को लागू करती है, इसलिए विधायिका सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का उसको अधिकार देता है। इसलिए ऑप्शन सी दोनों सही होगा। नंबर 4, सबसे पहला प्रश्न है, महिलाओं के दोहरे बोझ से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, जब महिलाएं घर के अंदर और घर के बाहर काम करती है उसे काम के दोहरे बोझ कहते हैं। ऑप्शन बी, जब महिलाएं सिर्फ घर से बाहर काम करती है। ऑप्शन सी, जब महिलाएं सिर्फ घर के अंदर काम करती है। और ऑप्शन डी, सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जब महिलाएं घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह काम करती हैं तो उसे हम महिलाओं के दोहरे बोझ के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 2, बाल बाड़ी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बाल बाड़ी की सुविधा देनी होगी। ऑप्शन बी, बाल बाड़ी की सुविधा का मतलब कामकाजी महिलाओं के बच्चों को बाल बाड़ी केंद्र में सुरक्षित रखने का प्रावधान है। ऑप्शन सी, बाल बाड़ी की सुविधा होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। ऑप्शन डी, सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी, क्योंकि उपरोक्त ए और बी और सी तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 3, अस्मिता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, अस्मिता का अर्थ पहचान से होता है। ऑप्शन बी, यह एक प्रकार से स्वयं के होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। ऑप्शन सी, एक व्यक्ति की कई अस्मिता हो सकती है, जैसे एक लड़की, बहन और संगीतकार की अस्मिता भी कहा जा सकता है। तो ऑप्शन डी, सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी, क्योंकि उपरोक्त तीनों ए बी सी तीनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही, सभी सही होगा। तो इस तरह से आज हम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 के विषय सिविक्स का प्रश्न यहीं समाप्त हुआ। चैप्टर नंबर 5 जिसका शीर्षक है औरतों ने बदली दुनिया। जैसा कि आप लोगों ने पिछले अध्याय में जानने का काम किया कि औरतों को किस तरह से घर से बाहर के कामों से बेदखल किया गया था और महिलाओं के प्रति जो रूढ़िवादिता दृष्टिकोण था उसको किस तरह से अपनाया गया था। आज हम इस चैप्टर में यह जानने का प्रयास करेंगे कि समानता के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किया और अपने अधिकार के लिए किस तरह के आंदोलन किए, किस तरह के संघर्ष किए और इस दुनिया को बदलने का प्रयास किया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज इस चैप्टर का पहला प्रश्न इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? कथन नंबर 1, सन 2006 में कानून बनाकर घरेलू शारीरिक और मानसिक हिंसा से पीड़ित औरतों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। कथन नंबर 2, 1997 यानी 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य करने के स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से संबंधित सुरक्षा प्रदान के लिए निर्देश जारी किए। कथन संख्या 3, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब हम ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी केवल 3 सही है। ऑप्शन सी 2 और 3 सही है और ऑप्शन डी सभी सही हैं।
तो इसका सही उत्तर होगा कि ऑप्शन डी सभी सही है। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 2, भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं खेती करती हैं? ऑप्शन ए 89.3% यानी 89.3%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 83.6%, ऑप्शन डी 52%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 83.6%। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक कौन थी? ऑप्शन ए रास सुंदरी देवी, ऑप्शन बी पंडिता रामाबाई, ऑप्शन सी रुकैया सखावत हुसैन, ऑप्शन डी लक्ष्मी लाकड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लक्ष्मी लाकड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, अमर जीवन किस भारतीय द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है? ऑप्शन ए लक्ष्मी लाकड़ा, ऑप्शन बी रास सुंदरी देवी, ऑप्शन सी रुकैया सखावत हुसैन और ऑप्शन डी पंडिता रामाबाई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रास सुंदरी देवी। रास सुंदरी देवी बंगाल के पश्चिम बंगाल में रहने वाली थी और वह चूँकि शादीशुदा थी, लेकिन उसके परिवार के तरफ से पढ़ाई लिखाई से संबंधित बहुत तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। उनको किसी तरह की पुस्तकें पढ़ने की मनाही थी, लेकिन वो ढिबरी की रोशनी में यानी कि बहुत ही कम लौ वाली रोशनी में वो अपने आप को पढ़ती थी, छुप छुपा करके पढ़ती थी और पढ़ने के बाद वो अपने आप को इतने योग्य बनाई कि अंत में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिख दी और उसी आत्मकथा का नाम है अमर जीवन। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, रुकैया सखावत हुसैन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1, रुकैया सखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी। ऑप्शन नंबर 2, अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखी। कथन संख्या 3, 1905 में 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने सुल्ताना का स्वप्न शीर्षक नामक कहानी लिखी। और कथन संख्या 4 यानी कथन संख्या 4, 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। तो ऑप्शन पर चलते हम लोग। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी केवल 3 सही है, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 यानी सभी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी सही है। प्रश्न संख्या 6, 1961 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत पुरुष एवं स्त्री शिक्षित थे? ऑप्शन ए 40% पुरुष, ऑप्शन बी 15% स्त्री और ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों। प्रश्न संख्या 7, 2001 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत पुरुष एवं स्त्री शिक्षित थे? ऑप्शन ए 76% पुरुष, ऑप्शन बी 54% स्त्री, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों, यानी पुरुष 76% और महिला 54%। ये 2001 की जनगणना के अनुसार आंकड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, 2001 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा की स्थिति क्या थी? ऑप्शन ए
प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना कम थी। ऑप्शन बी, मुस्लिम लड़कियां स्कूल में 3 वर्ष तक रह पाती थी। ऑप्शन सी, अन्य समुदाय की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही थी। ऑप्शन डी, सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी। प्रश्न संख्या 9, 2006 शारीरिक और मानसिक हिंसा कानून से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन बी, घर के बाहर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना को रोकना। ऑप्शन सी, 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना पर रोक लगाई। ऑप्शन डी, सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी। प्रश्न संख्या 10, घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2001 और ऑप्शन डी 2007। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2006। प्रश्न संख्या 11, हर साल कौन सी तारीख को बाघा बॉर्डर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 18 अगस्त, ऑप्शन सी 24 सितंबर और ऑप्शन डी 24 अगस्त। तो इसका सही उत्तर होगा 24 अगस्त। तो इस प्रकार से हम चैप्टर नंबर 5 जिसका शीर्षक था औरतों ने बदली दुनिया, इससे कुछ प्रमुख प्रश्न आपके सेवा में प्रस्तुत किया। और चैप्टर नंबर 6 जिसका शीर्षक है संचार माध्यमों को समझना। आप जानते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में संचार माध्यमों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आज हम इस संचार माध्यमों की प्रमुख भूमिका के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर किस दशक में आया? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1985। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1940। 1940 में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया था। प्रश्न संख्या 2, टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए जॉन एल बेयर्ड, ऑप्शन बी जॉन सी बेयर्ड, ऑप्शन सी जॉन ए बेयर्ड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जॉन एल बेयर्ड। जॉन एल बेयर्ड ने टेलीविज़न की प्रारंभिक स्वरूप का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन संख्या 1, जब सरकार समाचार के किसी अंश या फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो उसे हम सेंसरशिप कहते हैं। कथन संख्या 2, इतिहास में ऐसे मौके भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इनमें सबसे बुरा समय 1975-77 का आपातकाल था। अब हम ऑप्शन पर चलेंगे। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 सही है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, खबर लहरिया अखबार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है?
कथन संख्या 1, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन पर खबर लहरिया नामक अखबार निकाला जाता है। कथन संख्या 2, इस समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा, राजनैतिक भ्रष्टाचार से संबंधित खबरें होती हैं। कथन संख्या 3, यह समाचार पत्र स्थानीय बुंदेली भाषा में प्रकाशित होता है। अब हम ऑप्शन पर चलेंगे। ऑप्शन ए 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी 1 और 3 सही है और ऑप्शन डी सभी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, मीडिया से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। ऑप्शन बी, मीडियम का अर्थ है माध्यम। ऑप्शन सी, संचार माध्यमों की पहुंच लाखों लोगों तक है जिसे मास मीडिया कहते हैं। और ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 6, एक समाचार चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, चैनल की लोकप्रियता के आधार पर 500 रुपये से 8,000 रुपये के बीच में होता है। यानी कि चैनल की लोकप्रियता के आधार पर 500 रुपये से 8,000 रुपये तक का मूल्य निर्धारित होता है। ऑप्शन बी 10,000 से 20,000 के बीच होता है। ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है चैनल की लोकप्रियता के आधार पर 10 सेकंड के लिए 500 रुपये से 8,000 रुपये तक का मूल्य निर्धारण किया गया है। प्रश्न संख्या 7, संतुलित रिपोर्ट से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, किसी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा करना। ऑप्शन बी, पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना। ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों। संतुलित रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि किसी विषय पर हर दृष्टिकोण से बिना किसी तरह के पक्षपात किए हुए चर्चा करना और पाठकों को उसको स्वयं उस पर अपना निर्णय लेने के लिए छोड़ देना। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 8, संचार माध्यम के स्वतंत्र से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, सरकार का संचार माध्यम पर नियंत्रण। ऑप्शन बी, व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र न होना। और ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों। संचार माध्यम के स्वतंत्रता से संबंधित ऑप्शन में सरकार का संचार माध्यम पर नियंत्रण अगर होगा तो कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। और ऑप्शन बी में कह रहा है कि चूंकि आजकल व्यवहारिक यानी व्यापारिक संबंध संचार माध्यम से व्यापारिक जुड़ाव हो गया है, जिसके कारण ये संचार माध्यमों की स्वतंत्रता या निष्पक्षता प्रभावित हो रहा है। इसलिए ऑप्शन सी दोनों सही होगा। इस प्रकार ये चैप्टर नंबर 6 विषय सिविक्स और जिसका शीर्षक था संचार माध्यमों को समझना से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बताए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। विषय सिविक्स चैप्टर नंबर 7 क्लास 7 जिसका शीर्षक है विज्ञापनों को समझना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विज्ञापन क्या है। विज्ञापन आज के लोकतांत्रिक परिवेश में काफ़ी महत्वपूर्ण
भूमिका अदा कर रही है। विज्ञापन से हमारा ध्यान विभिन्न प्रकार के उत्पादों की ओर आकर्षित होता है और उनका सकारात्मक हम वर्णन करते हैं, जिससे हमें उन्हें खरीदने में रुचि प्राप्त होती है। और आजकल विज्ञापन, हर वस्तु के प्रति विज्ञापन दिया जा रहा है ताकि विज्ञापन के द्वारा उस वस्तु के गुण और अवगुण दोनों के बारे में हमें पता चल जाता है। तो इसलिए विज्ञापन जो है, विज्ञापन एक विशेष भूमिका अदा कर रही है। तो चलिए आज हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न बनाए हैं और उस प्रश्न पर हम विचार करें। तो प्रश्न संख्या 1, विज्ञापन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला, विज्ञापन हमारा ध्यान विभिन्न प्रकार के उत्पादों की ओर आकर्षित करता है। कथन 2, विज्ञापन हमें यकीन दिलाता है कि उसकी प्रोडक्ट खुले सामान से अच्छा होता है। कथन 3, विज्ञापन वाले अपने बिक्री के लिए प्रोडक्ट का विज्ञापन देते हैं। तो ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही है। और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। विज्ञापन जो है विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए आकर्षित किया करता है। विज्ञापन हमें यकीन दिलाता है कि जो प्रोडक्ट, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं वो खुले सामान वाले से अच्छा होता है। और विज्ञापन हमें अपने बिक्री के लिए प्रोडक्ट को विज्ञापन देते हैं ताकि उनकी प्रोडक्ट के बारे में लोग अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके और उनकी प्रोडक्ट को खरीद सके। तो इसलिए विज्ञापन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न इस प्रकार है, संचार साधन को जनसंपर्क माध्यम कहने से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए समाचार पत्रों, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी टेलीविजन के द्वारा बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए संचार को हम जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। संचार माध्यमों में, संचार साधनों में समाचार पत्र भी आता है, रेडियो भी आएगा और टेलीविज़न के द्वारा हमें बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार करने का मौका मिलता है, इसलिए संचार को हम जनसंपर्क माध्यम भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, ब्रांड या ब्रांडिंग से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मुहर लगाना। ऑप्शन बी एक उत्पाद का दूसरे उत्पाद से भिन्न दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों, क्योंकि ब्रांड या ब्रांडिंग का मतलब होता है किसी भी उत्पाद पर किसी भी कंपनी या किसी भी व्यक्ति का विशेष नाम या चिन्ह की मुहर लगाया जाता है और एक उत्पाद का दूसरे उत्पाद से अलग करके दिखाने के लिए भी हम ब्रांड या ब्रांडिंग का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी दोनों सही होगा। प्रश्न संख्या 4, प्रमुख टीवी चैनल पर प्राइम टाइम में 30 सेकंड का विज्ञापन दिखाने का शुल्क क्या होता है? तो ऑप्शन ए 1,65,000, ऑप्शन बी 1,20,000, ऑप्शन सी 1,40,000, ऑप्शन डी 1,50,000। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1,65,000। यानी कि प्रमुख टीवी चैनल जिसका प्राइम टाइम 9 बजे से लेकर 10 बजे तक कहा जाता है, उस पर 30 सेकंड का विज्ञापन का मूल्य होता है 1,65,000। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न इस प्रकार है, एक प्रमुख अखबार में चौथाई पेज के आकार के रंगीन विज्ञापन की कीमत क्या होगी? ऑप्शन ए 8.36 यानी 8.36 लाख, ऑप्शन बी 8.40 लाख, ऑप्शन सी 8.50 लाख और ऑप्शन डी 8.60 लाख। तो इसका सही उत्तर होगा
8.36 लाख, यानी एक प्रमुख अखबार में एक चौथाई पेज के आकार के रंगीन विज्ञापन छपाने की कीमत होगी 8.36 लाख। तो इस प्रकार से हम लोग आज क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 जिसका शीर्षक था विज्ञापनों को समझना, उस पर कुछ प्रमुख प्रश्न प्रस्तुत किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को प्रश्न अच्छा लगेगा। चैप्टर 8 जिसका शीर्षक है हमारे आसपास के बाजार। तो इस चैप्टर में हम बाजार के बारे में जानेंगे कि इसमें बाजार कौन कौन बाजार होते हैं और उन बाजार में किन किन वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। तो उसमें साप्ताहिक बाजार भी होगा, मोहल्ले की दुकानें भी होंगी, बड़ी बड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होंगे, मॉल भी होंगे, और इन बाज़ारों की श्रृंखला के बारे में भी हम इस चैप्टर में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे और बाजार और समानता के बारे में भी हमें जानकारी इस चैप्टर से मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे आसपास के बाजार के बारे में कुछ प्रश्न बनाए गए हैं आपके एग्जाम को लेकर के। तो हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, साप्ताहिक बाजार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन में लगने वाला बाजार। ऑप्शन बी, रोजमर्रे की जरूरत की चीजें खरीदते हैं। ऑप्शन सी, साप्ताहिक बाजारों में चीजें एक ही जगह मिल जाती हैं। और ऑप्शन डी, सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी। प्रश्न संख्या 2, मोहल्ले की दुकान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, एक अस्थायी दुकान होता है। ऑप्शन बी, ग्राहकों को सामान खरीदने में सुविधा होती है। और ऑप्शन सी, ग्राहक सामान उधार भी खरीद सकते हैं। ऑप्शन डी, सभी। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन डी, सभी। मोहल्ले की दुकान से मतलब होता है एक अस्थायी दुकान जो मोहल्ले में स्थित होता है। ग्राहकों को सामान को खरीदने में सुविधा होती है। ग्राहक चूंकि मोहल्ले के दुकान से उधार भी खरीद सकते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी, सभी सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलें। प्रश्न संख्या 3, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं मॉल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, बहुमंजिला वातानुकूलित दुकान को हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल कहते हैं। ऑप्शन बी, मॉल में बड़ी बड़ी कंपनियों की ब्रांडेड सामान मिलती हैं। ऑप्शन सी, सभी तरह का सामान मिल जाता है। ऑप्शन डी, सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी। यानी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल में बहुमंजिला वातानुकूलित दुकान होता है। उस मॉल में बड़ी बड़ी कंपनियों की ब्रांडेड सामान मिलती है और सभी तरह का सामान एक ही जगह उपलब्ध हो जाता है ताकि ग्राहकों को सुविधा होती है। इसलिए इसका ऑप्शन डी, सभी सही होगा। संख्या 4, व्यापारी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच का व्यक्ति। ऑप्शन बी, थोक मात्रा में सामान खरीदने वाला तथा खुदरा सामान बेचने वालों के बीच का व्यक्ति। ऑप्शन सी, दोनों। और ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों। क्योंकि व्यापारी का मतलब होता है वस्तुओं को उत्पादक और उस उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं के बीच प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति व्यापारी होता है। व्यापारी थोक मात्रा में जो यानी होलसेलर होते हैं उनसे वो वस्तुओं को खरीदता है और फिर फुटकर विक्रेता को बेचता है। फुटकर विक्रेता से यानी खुदरा विक्रेता से आम आदमी सामान्य वस्तुओं को खरीदता है। इसलिए इस व्यापारिक व्यवसाय में जो बीच का एक माध्यम होता है उसको हम क्या कहेंगे? व्यापारी। इसलिए ऑप्शन सी, दोनों सही होगा। तो इस प्रकार से हमें चैप्टर नंबर 8 जिसका शीर्षक था हमारे आसपास के बाजार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया है। विषय सिविक्स और चैप्टर नंबर 9 जिसका शीर्षक है
बाजार में एक कमीज के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। बाजार में जो एक कमीज आपके सुविधा के लिए जो पहुंचता है, उसके पीछे एक लंबी श्रृंखला होती है। तो इस श्रृंखला के बारे में भी हम जानेंगे। और जो वस्त्र तैयार होते हैं, यानी कपास का उत्पादन से लेकर के और कपास के गट्ठर बनाने से लेकर के, कपास से धागे बनाने से लेकर के और बुनकरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया, और फिर बुनकर के द्वारा बनाए गए कपड़ों को बाजार में पहुंचाना और बाजार से वस्तुओं को दूसरे देश में पहुंचाना, ये सारी श्रृंखला इस चैप्टर में बाजार में कमीज के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये सीटेट एग्जाम के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से ज़रूर सुनेंगे और इससे फ़ायदा उठाने का कोशिश करें। तो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका शीर्षक है बाजार में कमीज से कुछ प्रमुख प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन संख्या 1, तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। कथन संख्या 2, दादन व्यवस्था व्यापारी और बुनकरों के बीच की एक व्यवस्था है, जिसमें व्यापारी कच्चा माल देते हैं और बुनकर उससे कपड़े तैयार करके और वापस जो है व्यापारी को वो सौंप देते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए केवल 1 सही होगा, ऑप्शन बी केवल 2 सही होगा, ऑप्शन सी 1 और 2 सही है और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 2। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला जो इरोड कपड़ा का जो बाजार है, वो विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। और दादन व्यवस्था में क्या होता है कि जो व्यापारी होते हैं वो धागे बुनकरों को देते हैं और उनको पहले ही बता देते हैं कि हमें कौन कौन सी कपड़ा चाहिए, किस डिजाइन का चाहिए, और बुनकर व्यापारियों द्वारा बताए गए डिजाइन के अनुसार कपड़े को बुनते हैं, तैयार करते हैं और फिर व्यापारियों को लौटा देते हैं। इसी व्यवस्था को हम दादन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन सी जो दोनों है 1 और 2 सही है, ये सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 2 यानी प्रश्न संख्या 2, रुई उगाने में कितना समय लगता है। ऑप्शन ए 1 महीने, ऑप्शन बी 2 महीने, ऑप्शन सी 3 महीने और ऑप्शन डी 4 महीने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 4 महीने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, पावर लूम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए बिजली चालित करघे, ऑप्शन बी बिना बिजली के करघे, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिजली चालित करघे को हम पावर लूम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न इस प्रकार से है, सहकारी संस्था से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए सहकारी संस्था में सभी लोग मिलकर काम करते हैं, ऑप्शन बी सभी का हित समान होता है, ऑप्शन सी सभी परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं और ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। सहकारी संस्था एक ऐसी संस्था होती है जिसमें सभी लोग मिलजुल करके काम करते हैं और सभी का हित एक समान होता है, सभी जो है पारस्परिक के लाभ के लिए काम करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सभी सही होगा। प्रश्न संख्या 5, गणवेश योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए तमिलनाडु सरकार स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है, ऑप्शन बी सरकार पावर लूम बुनकरों से सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है, ऑप्शन सी सरकार सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीदकर कोऑप्टेक्स नामक दुकानों से बेचती है और ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। यानी कि गणवेश योजना तमिलनाडु में सरकार स्कूलों में निःशुल्क योजना के अंतर्गत गणवेश योजना चलाती है, जिसमें सरकार जो है पावर लूम से जो बुनी हुई कपड़ों को सहकारी संस्था से खरीदती है
और सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीद कर और सरकार कोऑप्टेक्स नामक दुकान के माध्यम से भी वो बेचती है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सभी सही होगा। प्रश्न संख्या 6, इंपेक्स गारमेंट फैक्ट्री में कितने कामगार हैं? ऑप्शन ए 70 कामगार, ऑप्शन बी अधिकतर कामगार अस्थायी होते हैं, ऑप्शन सी अधिकतम वेतन दर्जी को यानी 3000 प्रति महीना मिलता है। तो ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। इंपेक्स गवर्नमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार होते हैं और अधिकतर कामगार अस्थायी होते हैं। इसमें जो दर्जी जो काम करता है उसको 3000 रुपये मिलते हैं। इस तरह से ऑप्शन डी सभी सही होगा। प्रश्न संख्या 7, जिनिंग मिल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ए रुई से बीज निकालना, बी रुई को दबाकर गट्ठर बनाना, सी धागा बनाने के लिए भेजना, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। जिनिंग मिल से संबंधित मुख्य कथन है कि रुई से पहले इसको बीज को निकाला जाता है और रुई को फिर दबा करके उसको गट्ठर बनाया जाता है और फिर उसको धागे बनाने के लिए भेजा जाता है। इसलिए ये सारी प्रक्रिया जिनिंग मिल में होती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सभी सही होगा। तो इस प्रकार हम क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 और विषय सिविक्स, जिसका चैप्टर का नाम था बाजार में एक कमीज, के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया गया। नंबर 10 जिसका शीर्षक है समानता के लिए संघर्ष, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों की परीक्षा को लेकर के बनाए गए हैं, आप उसको जरूर देखें। तो हम शुरू करते हैं कि समानता के लिए संघर्ष, इसका क्या मायने है। आप जानते हैं कि समाज में महिलाओं के प्रति समाज के निचले तबके के लोग, हास्याकृत लोग, समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है, बल्कि असमानता का व्यवहार किया जा रहा है। जैसे मान लेते हैं कि जब कभी सरकार बांध निर्माण करती है तो उसमें बहुत से गांव विस्थापित हो जाते हैं, जंगलों को काट दिया जाता है, वृक्ष को हटा दिए जाते हैं, या उससे क्या होता है कि बहुत से ग्रामीण लोग अपने मूल जहां घर होता है उससे विस्थापित हो जाते हैं। उनके सामने जीवन और मरण का प्रश्न सामने खड़ा हो जाता है। जीवन जीने के अधिकार से जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो इसमें उसके लिए वो संघर्ष करते हैं, अपनी समानता के अधिकार के लिए अपनी सरकार से मांग करते हैं। तो इसी विषय पर इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए गए हैं जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, तवा मत्स्य संघ क्या है? ऑप्शन ए मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है, ऑप्शन बी गौ पालन समितियों का एक संघ है, ऑप्शन सी मुर्गी पालन समितियों का एक संघ है, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा मछुआरों की सहकारी समिति का नाम है तवा मत्स्य संघ, जो मध्य प्रदेश में ये संघ था और इसमें उनके साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और संघर्ष के दरमियान उन लोगों को इंसाफ भी मिला था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 2, तवा पर बांध का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1978 में, ऑप्शन बी 1958 में, ऑप्शन सी 1976 में और ऑप्शन डी 1950 में। तो इसका सही उत्तर होगा 1958 में। तवा पर जो बांध बनाने का निर्माण था 1958 या 1958 में शुरू हुआ था। अब प्रश्न संख्या 3, तवा पर बांध निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए 1978 यानी 1978, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1950। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1978। तवा पर बांध निर्माण का कार्य 1978 में पूरा हुआ। प्रश्न संख्या 4, सरकार ने तवा बांध में
मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को कब दिया? ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1993। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1994। 1994 में सरकार ने तावा बांध पर मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को दिया था, जिसका काफी घोर विरोध भी हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 5, भारत में असमानता से संबंधित कारण कौन कौन से हैं, या इसे उसको कह सकते हैं कि भारत में असमानता के कौन कौन से कारण हैं। तो प्रश्न इसका ऑप्शन ए होगा गरीबी, ऑप्शन बी होगा संसाधनों का अभाव, ऑप्शन सी होगा धर्म, जाति, लिंग, और ऑप्शन डी होगा सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। भारत में असमानता का बहुत कारण है, उनमें प्रमुख कारण है गरीबी, दूसरा है संसाधनों का अभाव, तीसरा है धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भी असमानता का व्यवहार किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका होगा सभी। प्रश्न संख्या 6, दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियां पढ़ाई बीच में किन कारणों से छोड़ देती है? ऑप्शन ए गरीबी, ऑप्शन बी सामाजिक असमानता, ऑप्शन सी अच्छे स्कूल का अभाव और ऑप्शन डी सभी। तो दलित, आदिवासी या मुस्लिम लड़कियां पढ़ाई बीच में छोड़ देती है, इसका प्रमुख कारण है गरीबी। दूसरा कारण है सामाजिक असमानता, समाज में भेदभाव किया जाता है, असमानता है। और ऑप्शन सी में है कि उन क्षेत्रों में जहां पर दलित और आदिवासी और मुस्लिम लड़कियां रहती हैं या रहते हैं, उन क्षेत्रों में अच्छे स्कूल का अभाव है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सभी सही होगा। प्रश्न संख्या 7, 2001 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत महिलाएं मुसलमान, दलित और आदिवासी हैं? कथन 1 48% महिलाएं, कथन 2 13% मुसलमान और कथन 3 16% दलित और कथन 4 8% आदिवासी। तो ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी केवल 3 सही है, ऑप्शन डी 1 2 3 और 4 यानी सभी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी सही है। 2001 की जनगणना के अनुसार 48% महिलाएं हैं, 13% मुसलमान हैं, 16% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, इसलिए ऑप्शन डी जिसमें सभी ऑप्शन हैं सभी सही है। प्रश्न संख्या 8, मध्य प्रदेश का तावा मत्स्य संघ से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए मछुआरों की एक सहकारी समिति संघ है, ऑप्शन बी तावा मत्स्य संघ ने सरकार से लोगों के जीवन निर्वाह के लिए मछलियां पकड़ने का काम जारी रखने की मांग की, ऑप्शन सी 2 जनवरी 1997 को तावा क्षेत्र के 33 गांवों को मछली पकड़ने का अधिकार दिया गया, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो तावा मत्स्य संघ है उसमें मछुआरों की सहकारी समिति संघ है और तावा मत्स्य संघ लोगों की जीवन निर्वाह के लिए उस क्षेत्र में मछली पकड़ने का जो काम है उसको जारी रखने की मांग की, क्योंकि सरकार ने निजी आदमियों को, निजी ठेकेदारों को मछली पकड़ने का काम दे दिया था। इसलिए तावा मत्स्य संघ ने इसका विरोध किया और कहा कि नहीं, ये अधिकार हम लोगों को है, और इसलिए ऑप्शन सी में भी 2 जनवरी 1997 को तावा क्षेत्र के 33 गांवों को मछली पकड़ने का अधिकार सरकार ने दे दिया। तो सही मायने में उन लोगों के लिए एक नए वर्ष की शुभ कामना और एक नए वर्ष की बहुत ही अच्छा उपहार मिला, तो इसलिए ऑप्शन डी सभी सही होगा। तो ये था चैप्टर नंबर 10 क्लास 7 विषय सिविक्स, और जिसका शीर्षक था समानता के लिए संघर्ष। पर कुछ प्रमुख प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया गया। आशा है कि आपको यह प्रश्न अच्छा लगा होगा, तो इसलिए इस पर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना नहीं भूलें। और फिर से हम आपकी सेवा में क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 से फिर से लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए।
थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।